इंडिया में एमबीबीएस ना करने के बजाय रशिया से एमबीबीएस करना? जो भी आयुर्वेदा वाला है उसकी मार्केटिंग का जरिया क्या है? वो एलोपैथी की बुराई करेगा, उसी को मार्केटिंग कहता है। आपने कभी ओशो को सुना है? स्ट्रॉन्ग वुमेन और स्ट्रॉन्ग मैन में दोनों में फर्क है। स्ट्रॉन्ग मैन जो औरत के लिए जिएगा, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो खुद के लिए जिएगी। आज की जो जातिवाद करने वाली जो जातियां हैं वो है जाट, वो है गुर्जर, वो है सिख, वो है यादव। ऐसा गुलाम कौमें सोचा करती हैं कि हम चार लोग एक समुदाय के, वो चार लोग एक समुदाय के, वो चार लोग एक समुदाय के। इसी वजह से हम मुगलों के शिकार हुए, इसी वजह से हम अंग्रेजों के शिकार हुए, और इसी वजह से हम राहुल गांधी के भी शिकार होंगे। 99% जो मुस्लिम्स हैं या शायद 100% वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। जो जनरेशन आगे बढ़ती है उसको चलाने वाले कुछ ही लोग हैं जिनको हम जीनियसेस बोलते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए। हमारी शायद सबसे पहली बात 2019 में के आसपास हुई थी, एंड तब आप रशिया में थे। आप मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे या फिर पढ़ाई कर रहे थे? एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करी। तकरीबन मैं 17 की एज में वहाँ चला गया, तो 10-12 साल में वहाँ था। तो मैंने मेरी जो एमडी फिजिशियन की जो डिग्री है वहीं से थी, और वहाँ पे काम भी किया कुछ साल। बट कोविड की वजह से और कुछ पेरेंट्स से भी प्रेशर रहती है, तो उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो ये सब रीजन रहे कि मुझे इंडिया शिफ्ट। जब आपने वहाँ से अपनी पढ़ाई की, कॉलेज किया, एमबीबीएस की, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं इंडिया में पढ़ाई करने, इंडिया में एमबीबीएस करते टाइम और फॉरेन में एमबीबीएस करते टाइम? डिफरेंसेस क्या है? देखिए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंडियन स्टूडेंट अगर अब्रॉड जाएगा तो वो फेस करेगा, पर उन्हीं चैलेंजेस की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी बन पाता है। मैं फॉर एग्जांपल तो दूंगा, जैसे कि वहाँ पे फूड की कोई इंडियन खाना नहीं मिल पाता है, इंडियन खाना नहीं मिलता है, और इंडियन वहाँ पे सोसाइटी भी छोटी है। जैसे आप यूके देखेंगे, यूएसए देखेंगे, तो वहाँ पे इंडियन सोसाइटी बहुत बड़ी और फ्लरिश्ड है, वैसा रशिया और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। तो बच्चा जब जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करता है वहाँ पे, एक लोनलीनेस का भी एहसास करता है, लैंग्वेज बैरियर, सपोर्ट भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है अलग अलग तरह का। और एक इंडिया से 17 इयर्स की एज का एक बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो वो उसको चैलेंजेस की वजह से उसका ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाता है, जब वो वापस आता है तो यहाँ पे उसको बहुत इजी पड़ता है अडेप्ट होना। रॉक सॉलिड पर्सनालिटी। हाँ, रॉक सॉलिड पर्सनालिटी। जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो जब सिटी भी चेंज करते हैं अपना, तो वो 10,000 बार सोचते हैं। हाँ। जबकि एक बाहर का जो बच्चा है उसके लिए इंडिया की कोई भी सिटी मतलब एक्सेसिबल है, उस बहुत ऐसा लगता है कि घर के पास ही है। हाँ, घर के पास ही हो आप, मतलब बहुत इजी पड़ता है उसके लिए इधर उधर होना। मतलब मैं खुद ऐसा एहसास करता हूँ कि मैं अगर मुझे दिल्ली काम करना है तो दिल्ली रह लो, मुंबई जाना है तो मुंबई माइग्रेट हो जाओ। मतलब ऐसा मेंटल थॉट नहीं आ पाता उसके लिए। तो मैं कहूँगा वो उसके बेनिफिट्स भी हैं मतलब। और रशियन और इंडियन जो लोगों की पर्सनैलिटीज है, माइंडसेट है, उसमें कितना बड़ा अंतर है? देखिए रशिया तो हमारा हमेशा से दोस्त रहा है, मतलब ऐसा हर एक इंडियन इंसान को ऐसा लगता है कि रशिया हमारा दोस्त है। लेकिन अभी थोड़े से रिश्ते खराब हो रहे हैं। अभी बढ़ रहे हैं वापस, मैं तो कहूँगा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी ये मोदी की विजिट भी रही और यूएसए क्रिटिसिज्म करता रहता है, मतलब कंसिस्टेंटली हमें चोक करने के लिए कि हम उसकी बातें माने। तो डीप लेवल पे हर इंडियन को ये लगता है कि रशिया हमारा दोस्त है, बट वहाँ पे जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी अलग मैं कहूँगा होती हैं कि रशिया में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी है, रेसिज्म भी है। और इंडियंस को लेकर या सभी को लेके? सभी को लेके। अभी स्किन का डिस्क्रिमिनेशन तो देखिए होता ही है। वो स्लावियानी बोलते हैं उनको, जो वाइट लोग वहाँ पे रहते हैं वो स्लाविक हैं, और जो ये दूसरे हैं यूके वाले, ये वाले इंग्लिश वाले, ये अलग हैं। तो उनकी दोनों की आइडेंटिटी अलग है। वो कोलैप्स भी होते हैं आपस में, उनके बीच में वॉर भी रही है पुराने ज़माने में। तो ऐसा है। बट रशिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लैंग्वेज का ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अगर वहाँ पहले दिन पहुँचोगे तो आपको यही नहीं पता कि आपको मतलब ग्रोसरी शॉपिंग क्या बोल के करनी है। इंग्लिश तो उनको आती नहीं, किसी को भी नहीं आती है। किसी को भी नहीं आती है। जैसे हमने इंडिया में इंग्लिश हम सीखते हैं क्योंकि हमारे सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और हम कॉलोनी रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही है। बट एक ये भी है कि हमें हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं यहाँ पे। हम मतलब सोशल साइंस भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, हम साइंस को भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के भी कोई इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे। बट रशिया में इंग्लिश एक छोटा सब्जेक्ट है और वो भी ऑप्शनल है जर्मन के साथ।
ओके। तो इसलिए इंग्लिश उनको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो एक 12th क्लास का बच्चा मतलब ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पे वो एकदम से मानो मूक बधिर ही है, तो वो कैसे अपना मैनेजमेंट करेगा, तो वो एक अपना चैलेंज है वो अच्छा खासा। और वैसे भी रशिया सॉफ्ट तो है नहीं, मतलब वेदर वाइज भी -26 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है मॉस्को के आसपास। तो वेदर तो जब हमारी बॉडी को, आपकी बॉडी को आदत है ऐसे क्लाइमेट में रहने की जहाँ पे 3-4 तरह का मौसम होता है और एकदम से ऐसी इतनी ज्यादा ठंडी जगह में जाना, तो बॉडी भी नहीं झेल पाती उस तरह का टेम्परेचर। हाँ नहीं झेल पाती, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब -26 से ऊपर तो मतलब आपकी आंखें जमने लगेंगी, अगर आप बंद करेंगे तो खोल नहीं पाएंगे ऐसा। बट फिर एक उसमें पैराडॉक्स भी है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंटर्स के लिए ही बनाया गया है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गर्मी के लिए, इंडिया का तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई भी मौसम के लिए नहीं है, बट कह लें तो गर्मी के लिए है। हाँ। तो वहाँ की जो -26 है, मैं तो कहूँगा वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हमें लगता था, क्योंकि सेंट्रल हीटिंग था, है ना। तो वो उस वजह से आपको बाहर जाना है तो एक प्रिपरेशन के साथ आप जा सकते हैं। इंडिया में तो जैसे ही ठंड हुई तो मतलब वो तो अब गर्मी आएगी तभी गर्म लगेगा। ओके। राइट। तो आपने एग्जैक्टली चूज क्यों किया इंडिया में एमबीबीएस ना करने के बजाय रशिया से एमबीबीएस करना? देखिए हर बच्चे के अलग अलग रीज़न होते हैं, और मेरा पर्सनल रीज़न तो मैं कहूँ तो मुझे अब्रॉड जाना था। ओके। हाँ, और कुछ बच्चों के रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि वो नीट यूजी का जो क्राइटेरिया है, तो उसमें आपको पता ही है कि आजकल तो इतनी मारामारी है उस एग्ज़ाम की कि यूँ कह लें कि नीट यूजी में इस बार तो 62 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ गए। राइट। नीट यूजी का जो पेपर होता है उसमें तो 720 में मतलब 100% मार्क्स। तो मैं कहूँगा कि 720 नंबर लाने वालों को एडमिशन मिल रहा है, 650 वालों को नहीं मिल रहा। अच्छा। तो और सिलेबस आप इसका देखेंगे, सिलेबस किसी से पूछेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पूछेंगे इसका सिलेबस, तो वो आपको एक ही चीज़ बताएंगे एनसीईआरटी कि ये 3 किताबों पे आधारित है। एक तो फिजिक्स एनसीईआरटी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अभी ये 3 किताबें एक बच्चा सालों साल पढ़ रहा है। 11th-12th की एनसीईआरटी। राइट। हाँ, ओके। 11th-12th का बच्चा मानो उसको पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, दिन में 10 घंटा 12 घंटा उसको पढ़ रहा है। उसके बाद में ड्रॉप भी ले लेता है वो, फिर उसके 600 मार्क्स आ जाते हैं, और फिर कई बच्चों को तो 7-8 साल का भी ड्रॉप लेना पड़ता है। तो आप ये मानेंगे कि जो 720 नंबर लाने वाला जो स्टूडेंट है और एक 650 लाने वाला या 600 या 550 लाने वाला स्टूडेंट है, उनके टैलेंट में कोई डिफरेंस होगा? मतलब याद तो सबको हो गई होंगी वो 3 किताबें, मतलब हाँ 21वीं सदी के लोग हैं, 3 किताबें तो याद कर ही सकते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही मानिए कि हम कॉम्पिटेंसी चेक करना भूल ही गए हैं। कॉम्पिटेंसी किस तरह से? कि ये बच्चा लायक है, ये बच्चा लायक नहीं है, ये चीज चेक कर रहे हैं हम उस एग्जाम से। राइट। कि ये बच्चा मेडिकल के लायक है, ये बच्चा मेडिकल के लायक नहीं है। पर ऐसा नहीं है। हम प्रश्नों को, क्वेश्चंस को इतना घुमा घुमा के पूछने लगे आजकल, या ये एग्जामिनेशन बोर्ड की कमी माने या हमारे देश की कमी माने कि हमारे पास सीट्स नहीं है, तो हम इतना घुमा घुमा के पूछने लगे हैं कि उदाहरण के तौर पे यूँ ले लें कि अपना सिलेबस मान लो हम कर दें कि आपका सिलेबस है A to Z लेटर्स का सिलेबस है, या ये ANR आम का जो वर्णमाला इसका आपका सिलेबस है। अब मैं इतना उसको प्रश्न को घुमा दूं कि एग्जामिनर बताओ क्या सोच रहा है, वो आप गेस करो, तो ये कोई सेंस थोड़ी बना, मतलब उसको याद तो हो ही गया ना। तो ये कॉम्पिटेंसी चेक नहीं कर सकते हैं ये एग्जामिनेशंस। लेकिन इससे इंटेलिजेंस चेक की जा सकती है। इंटेलिजेंस नहीं, इससे आपकी मेमोरी चेक करी जा सकती है। ओके। और मेमोरी तो सबकी होगी, आप उसको सीट्स के हिसाब से घुमा रहे हो, जबकि सीट्स ना होना भी, वैसे मैं सरकार की भी गलती नहीं यहाँ पे कह सकता, क्योंकि करोड़ों बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, ये भी उतना ही बड़ा सच है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बढ़ाई जा रही है, उसका रीजन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को छुपाना है? ये नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को, इसमें तो कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ही नहीं नीट यूजी में। खैर हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट को तो खैर नहीं छुपा रहे हैं वो। इसमें मैं यहाँ पे सरकार की गलती नहीं बता सकता, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और आप देखेंगे अपने परिवार में भी देखेंगे, कोई भी देखेगा, तो हर माँ बाप को अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। बिल्कुल। और इंजीनियर तो छोड़ो, डॉक्टर ही बनाना है। तो करोड़ों बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इसमें सरकार की गलती कम और माँ बाप की गलती ज्यादा है।
कि प्रेशराइज करते हैं, बिल्कुल प्रेशराइज करते हैं। और वो इस हद तक प्रेशराइज करते हैं कि मैं कुछ बच्चों को जानता भी हूँ कि वो एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं, एमबीबीएस में 1-1 करोड़ रुपए लगा के उनका एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद में उनका करियर खत्म हो जाता है, वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो सरकारी काउंसलिंग होना चाहिए, एक सरकारी काउंसलिंग होना चाहिए 11वीं-12वीं की कक्षा में, कि जिससे माँ बाप की भी काउंसलिंग कराई जा सके कि ये सही में बच्चा करना क्या चाहता है। तो 50% जो एप्लीकेंट है वो तो वैसे ही कम हो जाएंगे, वो तो करना ही नहीं चाह रहे नीट यूजी, और जो करना चाह रहे हैं उनको सीट्स मिलेगी। मेरे नोन में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट ही नहीं था मेडिकल में, राइट, बट पेरेंटल प्रेशर की वजह से या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उन्होंने ड्रॉप लिया, 2-3-4 साल खराब किए, और अभी वो उस एज पे पहुंच चुके हैं कि उनको लग रहा है कि अगर वापस से मैं अपना ग्रेजुएशन करने जाऊं या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाऊं तो मैं बहुत लेट हो चुका हूं। राइट। और जो चीज़ जो उनको एक स्टेबल जॉब 24-25-26 की एज में कर लेनी थी, उसके लिए 32-33 तक एज का वेट करते हैं। ये तो मतलब वेस्ट ऑफ टैलेंट ही होगा ना, मतलब ये देश का वेस्ट ऑफ टैलेंट है, देश का नुकसान है इसमें कि एक बच्चे के जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है एम्प्लॉयमेंट का या किसी चीज को सीखने का, वो 10 साल ही तो है, 20 से 30। तो उसमें आपने उसको उसमें ट्रैप कर दिया, एग्जामिनेशन में ट्रैप कर दिया, और उसमें भी कितना सिलेबस, 3 किताबें, और वो बार बार खुद को कोस रहा है, कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा। तो ये सिलेबस को एनटीए डिजाइन करता है या कोई और एजेंसी है? इसको एक हमारी संस्था है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसके अंतर्गत कई एग्जामिनेशन बोर्ड आते हैं, उसमें एक एग्जामिनेशन बोर्ड एनबीईएमएस भी है। तो वो इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। और अगर आपको करना ही है कि मतलब आपको ये करना ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इसको बना दो, तो आप इसमें सिलेबस बढ़ाइए। कि आप इसमें मेडिकल के कुछ सब्जेक्ट्स डाल दीजिए, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो एमबीबीएस में आएंगे। तो उससे अपन मान सकते हैं कि अगर बच्चा 3-4 साल का ड्रॉप ले रहा है तो वो वेस्ट ऑफ टैलेंट नहीं, वेस्ट ऑफ मैन पावर नहीं है, वो उसको बाद में भी काम आएगा। मानिए एफएमजी, अगर एफएमजी एग्जाम देता है तो एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स पे देता है, तो उसको पीजी में भी हेल्प लगती है। नीट यूजी में वो 3 किताबें पढ़ के वो रैंक होल्ड कर लेता है, फिर एमबीबीएस का जो फर्स्ट ईयर उसके लिए नया ही है। जबकि ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया, साइंस में 10 CGPA या फिर 99% मार्क्स, और वो भी नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही बात है अगेन कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उसके सिलेबस की नहीं है। वो सिलेबस तो आसान ही है, मतलब सभी 12th आपने भी पढ़ा है तो आपको भी पता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है चीज़ों को करना, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है कि किस तरीके से, किस कदर उसको उलझा के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, वो तो लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए है। इसमें रियल असल गलती है किसकी? इसमें असल गलती तो देखिए सरकार की नहीं मानूंगा मैं, हमारे समाज की मानूंगा कि हमने ऐसा बना दिया है कि डॉक्टर इंजीनियर के प्रोफेशन के अलावा सभी इज्जत के पात्र नहीं है। और माँ बाप की जो दूसरे समाज में देख के अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप जो हम बता रहे हैं वही करिए, आप डॉक्टर ही बनिए। तो उस वजह से करोड़ों बच्चे मार्केट में आ जाते हैं, जिससे कोचिंग वालों का फायदा होता है और बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसी वजह से इतने बड़े बन गए हैं कि वो एजुकेशन को रिप्लेस कर चुके हैं। आप स्कूलों से बड़े तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्कूल का दर्जा दे दीजिए। मतलब एक कोटा में तो मैंने सुना है कि वहां पे लोग पूरा कंट्रोल, वो एरिया पूरा कोटा का कुछ इंस्टीट्यूट ही कंट्रोल करते हैं। उसमें देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है कि माँ बाप को बड़े बड़े सपने दिखाता है, या एक समाज में मार्केटिंग करके इतने बड़े तस्वीर दिखाएगा कि आपका अगर ये एग्जाम हो गया तो आप तो BMW में घूमेंगे, आप तो चौपर से उतरेंगे। पर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ कॉलेज में सिर्फ एक सीट पा जाएंगे। ये जो बड़ी तस्वीर है ये छलावरण है, ये स्कैम है। मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अच्छे मार्क्स लाए बिना किसी कोचिंग के, तो कोचिंग्स उनके पास जाते हैं, उनको कुछ पैसे ऑफर करते हैं कि आप ये बताइए कि आपने हमारी कोचिंग से पढ़ाई की है। जी बिल्कुल, ये ऐसा होता है। और वो ये मैं फिर से कहूँगा कि ये इसीलिए तो है कि वो ज़्यादा स्टूडेंट को एनरोल कर पाए, या सोसाइटी में एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर सके कि जीवन तो ये है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। जबकि एक बिजनेसमैन इजीली एक डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकता है आज के दिन में, बट वो उसको बिजनेस को चलाने के लिए, कोचिंग के बिजनेस को चलाने के लिए वो इतनी बड़ी तस्वीर की मार्केटिंग कर रहे हैं कि जिससे कि लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे डिल्यूजन में आ जाते हैं और माँ बाप भी स्कैम का शिकार बनते हैं। अच्छा, अभी अगर इस टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो रिसेंट में नीट का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है जी। जिसमें एक इंस्टीट्यूट है फिजिक्स वाला, वो भी, उनके स्टूडेंट भी इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी वो इसके अगेंस्ट गए।
जी। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली ये स्कैम किस तरह से हुआ होगा और असल गुनहगार कौन है इस चीज का? देखिए ये स्कैम जो है नीट यूजी का, स्कैम तो किसी भी तरीके से आप देख लें हुआ ही है, उसमें कोर्ट ने भी ऐसा टिप्पणी की है कि स्कैम तो हुआ है, पर वो री एग्जाम शायद नहीं करवा पाएंगे क्योंकि ये जितने बड़े स्केल पे ये होता है वो पॉसिबल भी नहीं है। बट जो अहम मुद्दा है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आता है, ऑफ खर्चे की कोर्स वजह कॉस्ट से। आता है बहुत, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी में एग्जाम लाई करता है जहाँ पे आपकी फीस लग रही है ज़्यादा, तो वो सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इतना बड़ा मैन पावर को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और उसमें कई चीज़ें भी हैं कि जिन बच्चों के फेयरली मार्क्स आ गए हाँ, वो दोबारा कम हो गए तो उनके साथ भी फेयर नहीं होगा। तो बिल्कुल। इसमें कई कई इसके स्टेजेस हैं जो इसको नहीं सही। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा एट द एंड? रिजल्ट तो ये जो रिजल्ट जो भी निकले, अहम मुद्दा क्या है कि ये एग्ज़ाम सही है भी कि नहीं है, या जितने भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स एंट्री के एग्ज़ाम हैं वो होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि आप 12th के बाद में बच्चे को बहुत लंबा ट्रैप कर रहे हैं और उससे देश का मैन पावर सफ़र कर रहा है और डेवलपमेंट की तरफ हमारी जो गति है वो स्लो होती जा रही है। तो इनकी समीक्षा करना ज़रूरी है। इवन नीट पीजी की भी समीक्षा करना ज़रूरी है, पीजी 1 की भी समीक्षा करना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो टॉक्सिसिटी होती है वो आपको, मुझे नहीं पता ये आपको अवेयर है क्या कि जो डॉक्टर्स के बीच में जो टॉक्सिसिटी है वो तो जानी जाती है कि एक दूसरे की इतनी रैगिंग करते हैं वो पीजी या मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जी मैंने जी सुना है। हाँ, उस वजह से। किस तरह से होती है एग्जैक्टली रैगिंग? देखिए पीजी 1 होता है जब आपका पीजी नीट पीजी क्लियर हो जाता है तो आप ओके। पीजी 1 में एंट्री लेते हैं फर्स्ट ईयर में। हम्म तो फर्स्ट ईयर में आप पे इतना लोड डाल दिया जाता है काम का कि 36 आवर्स की आपकी शिफ्ट लगती है। एक ह्यूमनली पॉसिबल, आप सोच के देखिए कि क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 36 आवर्स कोई काम कर सकता है? लगातार। जी, और आप पेशेंट की लाइफ को हैंडल कर रहे हैं उस समय। आप 35 घंटे से सोए नहीं है जब एक क्रिटिकल पेशेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है उस दृष्टि से भी, और एक इंसान के साथ भी ये फेयर नहीं है। और मैंने तो एक एग्जांपल ऐसा भी सुना था जहाँ उसको घर नहीं जाने दिया गया 1-1 महीने, वहीं पे उसका बेड लगा दिया गया हॉस्पिटल में। फाइनली उसको बहुत टॉर्चर किया गया और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास सीट्स भी कम है और फिर हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स को काम भी ज्यादा करना है। ये आपका अच्छा सवाल है कि ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस पे कोई भी मतलब रोशनी नहीं डालना चाहता, और उसके कारण भी हैं कई, क्योंकि सभी लोग डरते हैं एक ऑटोनोमस संस्था एनएमसी से। वो अपने आप को ऑटोनोमस कहती है, मतलब ऑटोनोमस का मतलब वो किसी के अंडर नहीं आएगी। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं है कि गवर्नमेंट उसको अच्छा। सीधा सीधा नहीं कह सकती कि भाई तुम ये करो। क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन ये? एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो एमसीआई पहले थी, एनएमसी जो सभी मेडिकल से रिलेटेड ठीक चीज़ों है। की हेड है। हम्म तो ये होता ऐसे है कि जिन बच्चों का नीट यूजी में क्लियर हो जाता है, जो हम्म 3 पुस्तकों के आधार पे हो हाँ। जाता है किस्मत से, तो वो अपने आप को प्रिविलेज्ड समझने लगते हैं। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है उनमें कि उनको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि उस बच्चे में जिसका क्लियर हो गया वो, और जिसका नहीं हुआ वो, मैं कहूँगा टैलेंट में दोनों बराबर हैं। हम्म नहीं तो आप देखिए ना कि अगर नीट यूजी का टॉपर, आपने सुना होगा दिल्ली का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर, क्या नीट यूजी टॉपर है? नहीं क्या राजस्थान का सबसे टैलेंटेड डॉक्टर नीट यूजी टॉपर है वहाँ? नहीं नहीं नहीं। अगर वो कॉम्पिटेंट एग्जाम होता तो होता ना ऐसा। हम्म अगर वो कॉम्पिटेंसी चेक कर पाता तो कायदे से तो होना चाहिए था कि हर स्टेट का जो बेस्ट डॉक्टर है वो नीट यूजी टॉपर होना चाहिए था। तो इस वजह से वो टैलेंट में सेम है, बस यही फ़र्क है उनमें कि वो सवाल को गैस नहीं कर पाए, जो वो एएनआर को उलझा उलझा के जो पूछा जा रहा था वो गैस नहीं कर पाए, बस इतना ही फ़र्क है। टैलेंट में दोनों सेम है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी किसी से बात हुई थी जो कि डॉक्टर त्रिहान से काफ़ी क्लोज हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो क्लियर कर पाएंगे, जी। और उनके भी काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं किया था उन्होंने भी, लेकिन बाद में वो इतने बड़े डॉक्टर बने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया और इतना बड़ा हॉस्पिटल्स का चेन। और अभी देखिए मैंने खुद ने एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया है, जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है इंडिया का, लाइसेंस एग्ज़ाम, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट आता है। नीट पीजी का ही क्यू बैंक है वो। तो मतलब खुद की शो ऑफ नहीं करना चाहूँगा इधर, बट स्टिल बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आए उसमें एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में, हम जब इंटर्नशिप में गए और बाद में हमने जो हॉस्पिटल में काम किया, तो उनका ये असेसमेंट था कि आई एम क्लिनिकली बेटर देन देम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव स्कोर्ड मोर देन मी इन एग्जाम, आई एम क्लिनिकली बेटर एंड क्लिनिकली रेलेवेंट।
सो इसकी कॉम्पिटेंसी चेक सिर्फ मेमोरी बेस्ड एग्जाम से नहीं होती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी कैसी है, ये डॉक्टर का मेन एसेट है। मेमोरी तो है ही है, नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज करते और हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल हाँ, करते कैसे हैं। प्रेशर को आप हैंडल करते हैं वो भी आना हम्म। चाहिए। तो ये नीट यूजी भी नहीं कर पाता है, नीट पीजी भी नहीं कर पाता है। तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट की मैं बात कर रहा था ना, कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट एक बच्चे में आ जाता है वो पास करने के बाद, वो फिर दूसरों को कमतर समझने लगता है, उसके माँ बाप दूसरों को कमतर समझने लगते हैं कि हम बड़े हैं, तो जो भी दूसरा बच्चा है वो हमसे छोटा है, समाज में भेदभाव करने लगते हैं। हाँ। तो जो सेडिज्म की प्रवृत्ति उसमें नीट यूजी के समय से दी गई है, वही बच्चे कल को पीजी करेंगे, वही टॉक्सिसिटी करेंगे, तो बिल्कुल। रैगिंग क्यों नहीं करेंगे वो? अच्छा, हमने एक चीज मिस कर दी कि एग्जैक्टली रैगिंग होती किस तरह से मेडिकल कॉलेज। रैगिंग मतलब एक्सेसिव वर्कलोड डाल देना किसी पे, क्योंकि आपको उस वर्कलोड से गुजारा गया था, आपके साथ खराब व्यवहार हुआ उस समय, तो आप अपने जूनियर्स के साथ भी करेंगे। मतलब इतना वर्कलोड डाल देना कि वो कोलैप्स ही कर जाए। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हमारे माँ बाप तो हमको मारते थे तो हम भी मारेंगे। राइट, वही है, मतलब कि उनकी जैसे डॉक्टर्स को क्या जरूरत है ना, कि नॉलेज तो उनमें है इंडिया में, बट उनको क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जो चीज़ वो नीट यूजी के समय से एक डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं, तो वो पीजी में भी जारी रखते हैं उसको। तो इसलिए उनके जूनियर्स जो हैं वो सफ़र करते हैं और उनको भी डैमेज कर देते हैं, तो उनके जूनियर आते हैं तो उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो वो फिर सभी को, अपने से अलावा सभी को कमतर समझते हैं, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे वो फार्मा के स्टूडेंट हो, भाई सभी को इज्जत का अधिकार है, सभी रिस्पेक्टफुल जॉब्स हैं। और सभी कुछ ना कुछ एक ही तरह हाँ का जी, काम आप कर रहे अपना हैं। काम कर रहे हैं, आप समाज में अपना काम करिए, आप पेशेंट को बचाइए। हमको ट्रेन इसलिए नहीं किया गया कि हम टॉक्सिसिटी कर सकें, हमें ट्रेन इसलिए किया गया है कि हम बेटर ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें, हम जानें बचा सकें, हम पेशेंट से बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सकें, हम पेशेंट को समझा सकें कि वो कैसे बेहतर हो सकता है। अगर वो नहीं समझ रहा तो 1 घंटा उसको समझा सके, हमें उतना धैर्य हो। पर ये चीज़ें हमने नहीं करी नीट यूजी की। इसीलिए मैं समीक्षा की बात करता हूँ कि एक सरकारी काउंसलिंग हो। जो बच्चे मेडिकल के लिए बने हैं, जिनका क्लिनिकल ओरिएंटेशन उस प्रकार का है, जो उतनी समझ रखते हैं कि उस नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे या पेशेंट रह पाएंगे, या जो इतने काइंड है अंदर से, तो ये सब चीज़ें उनको क्लिनिकली आगे काम आएंगी। तो इनका भी एक एडिशन होना चाहिए उसमें। और इसमें एग्जैक्टली किन किन पैरामीटर्स पर मार्किंग होनी चाहिए नीट यूजी के एग्जाम में? डॉक्टर्स के पास क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज, एक अच्छा डॉक्टर जो होता है। देखिए, एक अच्छा डॉक्टर होता है इम्पैथी से, कि आप दूसरे के भावनाओं को समझ सके, दूसरे के दर्द को समझ सके, और एक स्किल सेट हो आपके पास, एक नॉलेज आपके पास इनफ हो। नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है ही है, नॉलेज तो ये एग्ज़ाम भी चेक कर लेते हैं, बट उसके साथ आप काइंड भी हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत उच्च दर्जे का है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाती हैं। तो वो इसमें चेक नहीं हो पाती कि आप जो नॉलेज है उसको किस किस वाइड वैरायटी ऑफ तरीके से आप उसको मिक्स करके यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि वो बुक्स में है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है। ओके, तो अभी जो इंडिया का हेल्थ केयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जी। एक तरफ तो ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वहीं जो दूसरी तरफ है लोगों का आयुर्वेदा और योगा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत टाइम से देख रहे हैं कि एलोपैथी की वैल्यू कम होती जा रही है लोगों के दिमाग में, लाइक लास्ट 10 इयर्स के आसपास ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग एलोपैथी और आयुर्वेदा, जी, खैर आप एक डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली आप एलोपैथी के बारे नहीं में ऐसा नहीं, बताएंगे। मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा बस। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एलोपैथी और आयुर्वेदा के? देखिए, अभी तक तो हमने एलोपैथी की जो है ड्रॉबैक्स की बात कर ली, मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस हैं, बट ये भी भुलाया नहीं जा सकता है कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के तो हैं ही हैं, बिल्कुल है। अगर दूसरे देशों से आप कंपैरिजन करेंगे तो, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म ऐसे तो नहीं बढ़ता है, और इंडिया मेडिकल टूरिज्म मतलब कि दूसरे देशों से जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हाँ, तो वो ऐसे तो नहीं होगा कि अगर आपके डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बुरे भी हैं, तो हमने बुरे बातों पे बात कर ली। लेकिन आप अभी जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी पे क्या है। हाँ। तो आप सही कह रहे हैं कि एलोपैथी की ही बुराइयां हम सुनते हैं, है ना। जो भी आयुर्वेदा वाला है उसकी मार्केटिंग का जरिया क्या है, वो एलोपैथी की बुराई करेगा, उसी को मार्केटिंग कहता है। देखिए, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको क्या कहेगा कि एलोपैथी ये ठीक नहीं कर पाती, एलोपैथी की ये कमियां हैं, एलोपैथी के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आप अपने बारे में तो बताओ,
ऐसा भी बोलते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां खाने से किडनी भी खराब हो जाती है। तो ये दूसरे की बुराई में अपनी मार्केटिंग कैसे हो गई? मतलब आप आयुर्वेदा का भी तो बताओ, आयुर्वेदा कैसे ठीक करता है? देखिए, ये एक लेमन या नॉन मेडिको, मतलब जो लोग मेडिकल के नहीं होते उनको हम नॉन मेडिको कहते हैं। नॉन मेडिको को नहीं पता कि, लेकिन जब एक पेशेंट आता है तो हम बहुत तरीके से उसका असेसमेंट दिमाग में करते हैं। सीधा हम फिजियोलॉजी पे पहुंच जाएंगे कि उसके बॉडी में क्या फंक्शनिंग चल रही है, वो उसकी पैथफिज क्या है, बीमारी की पैथोलॉजी क्या है, वो कौन से ऑर्गन, कौन से टिश्यू, कौन से सेल को अफेक्ट कर रही है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट की जो दवाइयां हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये क्या सब है। दिमाग में बहुत जल्दी में होता जी, है। पर बीएमएस के दिमाग में क्या आता है उस समय कि एलोपैथी का ये साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट, आप अपने बारे में भी तो बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आयुर्वेद ठीक है, आयुर्वेद क्या है कि बचाव की पद्धति है, वो तो हम भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आयुर्वेदा को जस्टिफाई करने के लिए लोग बस एक ही चीज यूज करते हैं कि वैदिक काल से है या बहुत पुराना साइंस है। देखिए, एक एक हमने मान लिया कि वैदिक काल से है, ये हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, ये हमारे रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व से भी जुड़ा हुआ है। बट एक धर्म जब ही आगे बढ़ता है जब हम उनकी कमियों पे काम करें और अडेप्ट करने लगे, हम नई चीजों को उसमें पिरोने लगे। तो आयुर्वेदा क्या है कि वो, देखिए आपको साइड इफेक्ट की मैं बात बताता हूँ, अपने साइड इफेक्ट का जो है आप, मैंने बोला एलोपैथी में क्या होता है कि उससे कोई साइड इफेक्ट हो गया आपको, तो वो साइड इफेक्ट अगर 10 लोगों में हुआ तो 10 लोगों के जो साइड इफेक्ट हैं वो नेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड किए जाएंगे, और एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है जो स्वीडन में रजिस्टर्ड है, विजीफ्लो। कोविशील्ड मान लो किसी को लगाई, तो उनको पता चल गया भाई इससे तो ये हार्ट अटैक की सिचुएशन आ रही है, इससे ब्लड थिन हो जा रहा है, या जो भी आप कह लें। वैसे असल में था ऐसा देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत रेयर कंडीशन है कि आप एलोपैथी, क्या एलोपैथी छोड़िए, एलोपैथी एक डिरोगेटरी टर्म है, एक इसको नीचा दिखाने की टर्म है, मैं कहूँगा मॉडर्न मेडिसिन। एलोपैथी, होम्योपैथी ने हमें नीचा दिखाने के लिए बनाई है। ये जो शब्द है ना, ये टर्म अपने आप में सुंदर नहीं है। आप देखेंगे, सुनते हैं तो एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद हो ही गया कंपैरिजन। ये मॉडर्न मेडिसिन है, ये कन्वेंशनल मेडिसिन है, ये एकलौती मेडिसिन है जो दुनिया में काम कर रही है। आप देखें ना, सदगुरु को जब स्ट्रोक आया तो वो क्यों आयुर्वेद, ये एलोपैथी के सेंटर में गए, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के सेंटर में मॉडर्न मेडिसिन के सेंटर में क्यों गए? वो आयुर्वेदा में भी ट्रीट कर सकते थे खुद को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एकलौती जो हेल्थ साइंस है वो मॉडर्न मेडिसिन ही है। इस वजह से एकलौती साइंस, एकलौती मैं कहूंगा, मैं आपको बताऊंगा अभी एकलौती क्यों है। मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी कुछ भी नहीं? देखिए, नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कहूंगा, वो हैं, बट वो साइंस नहीं कह सकते आप उनको, वो प्रिवेंटिव कैटेगरी है, वो मॉडर्न मेडिसिन में शामिल हो सकती हैं। जैसे मॉडर्न मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसका नाम है पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। उसका अगर आप देखें क्या मतलब होता है इसका, कि बचाव की मेडिसिन, कि हर रोग से बचाव करिए आप। तो मानो अगर ये मच्छर जैसे डेंगू के समय में होते हैं तो आप इनको ना पानी को ना इकट्ठा होने दीजिए, और ये स्प्रे छिड़किए, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाइए, बाहर ना जाइए, लंबी स्लीव के कपड़े पहनिए, तो डेंगू तो आपने होने नहीं दिया ना। तो ये तो है कि ये डेंगू के इलाज से बेहतर है, सही बात है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका, पर ये हुई तो बचाव की पद्धति। तो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा भी बचाव की पद्धति है, कि रोग हो गया है, मान लो हार्ट अटैक आ गया है, तब आप बताइए ना आयुर्वेदा का क्या रोल रहेगा ट्रीटमेंट में? तो आयुर्वेदा उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक एक्यूट कंडीशन है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आयुर्वेदा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आयुर्वेदा इज अ गुड ट्रीटमेंट प्रोफिलैक्सिस और प्रिवेंशन, आई वुड से, बट इट कैन नॉट ट्रीट एक्यूट कंडीशंस। कहें तो ये मॉडर्न मेडिसिन में शामिल हो सकती है, इसका एक अच्छा उपयोग हो सकता है कि हम इसे पीएसएम की एक ब्रांच बना दें आयुर्वेदा को, ना कि कंपटीशन करवाएं मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेदा। ये तो वैसा ही कंपैरिजन हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया वर्सेस एक मतलब छोटा सा गांव। और मैं समझता हूं कि हम इससे जुड़े हुए हैं, ये हमारी हिंदुस्तान का गर्व है। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि आयुर्वेदा से शुगर को या डायबिटीज को ट्रीट किया जा सकता है। अगेन, ट्रीटमेंट एक शब्द, मतलब क्लिनिकल शब्द है। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, मतलब आपने उसको खत्म कर दिया, आपने उसको ठीक कर दिया।
तो डायबिटीज मैं तो आपको एक चैलेंज करता हूं कि आप किसी आयुर्वेदिक व्यक्ति से पूछिएगा कि भाई तू तो डायबिटीज को समझा के ही दिखा दे जेनेटिक लेवल पे कि डायबिटीज होता क्यों है, कौन सी सेल को टारगेट करता है, बीटा सेल्स को टारगेट करता है, कैसे होता है, इंसुलिन रिलीज कैसे होता है सेल से, यही समझा दे तो तेरी लैंग्वेज में नहीं समझा पाएगा। उसका कारण ये है कि वो उस डेप्थ में, उस गहराई में उस विषय को जानता ही नहीं है। तो होता किस वजह से है डायबिटीज? देखिए, हमारे पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं, एक प्रकार के, कई प्रकार के सेल होते हैं। एक प्रकार होता है बीटा सेल, में ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा। हाँ। बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स में जब रेजिस्टेंस हो जाता है, जब वो डैमेज होना, क्या होते हैं? बीटा सेल्स का काम होता है, मतलब पेनक्रियाज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, तो उसमें बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन को रिलीज करना। जी। तो वो धीरे धीरे जैसे ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होने के कई रीजंस हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, कि हमारी इम्यूनिटी ने एंटीबॉडीज क्रिएट कर दी खुद के प्रति खुद, मतलब उसको लग रहा है कि हमारी बॉडी में डेंजर है, तो वो उन सेल्स के लिए एंटीबॉडी रिलीज कर देगी, जिससे कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब 50 से 60% से ऊपर डिस्ट्रक्शन चालू होगा या हो जाएगा, तब हमें लक्षण दिखने चालू होंगे। तो इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, और हमारी जो चीनी पचाने की क्षमता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। इसीलिए हमें इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, मेटफॉर्मिन, बाइगोनाइड्स जैसे, और दूसरे डायबिटिक की दवाइयाँ, या इंसुलिन, क्योंकि हमारी इंसुलिन काम नहीं कर पा रही। डायबिटीज भी कई तरह की होती है, तो पर आयुर्वेदा को इतना डेप्थ में इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। उसको तो हमारे आप नॉन मेडिको के जितना पता है कि चीनी से होती है, चीनी कम कर दो डायबिटीज ठीक। बेसिकली काम तो उन्होंने ठीक किया, वो तो हम भी कहते हैं कि चीनी मत खाओ, आप कार्ब्स मत लो, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मत बढ़ाओ, आप एक्सरसाइज करो। तो इन चीजों से आप उसको मैनेज कर सकते हो, आप बिना दवाइयों के रह सकते हो। हमारा क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि जैसे डायबिटीज का मरीज आता है तो हम सबसे पहले तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही सजेस्ट करते हैं। तो आयुर्वेदा उसको अगर ट्रीटमेंट कह रहा है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट आप खुद सोचने की बात है ये कि एक बीमारी जो मैनेज हो सकती है, आप उसको मैनेजमेंट कहिए। वो तो हम भी बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप उसको बचाइए। तो डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आता है? ऑटो इम्यून भी हो सकता है, उसको स्लोली आप ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म खराब करते करते आप उसको रेजिस्टेंस में भी ले जा सकते हैं, कई तरीके से हो सकती है। बट उसका फुल ऑन ट्रीटमेंट क्लेम करना ये होक्स है, और इसके वजह से तो रामदेव पे कार्रवाई भी हुई, रामदेव जी पे कार्रवाई भी हुई। तो उनको नोटिस भी दिया गया कोर्ट से कि आप सिर्फ एलोपैथी की बुराई अखबारों में कर करके अपने दवाइयां बेच रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आयुर्वेदा का कतई कंपैरिजन मॉडर्न मेडिसिन से नहीं हो सकता है, उनका साइज एक जैसा नहीं है। वो आयुर्वेदा बहुत ही छोटी एक साइंस कह लें आप, और मॉडर्न मेडिसिन बहुत विस्तार में डेवलप हो चुकी है सेंचुरीज से। तो आयुर्वेदा उसका एक पार्ट बन सकता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का, और वहां से वो अपने आप को बढ़ा सकता है, वहां से वो अपनी शोध कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और वहां से वो अपने नॉलेज पैनल को बढ़ा सकता है। हम भी उस पर गर्व करेंगे। ओके। से अभी आपने रिसेंटली एक टर्म सुना होगा, बायो हैकिंग। यानी कि बायो हैकिंग से सिंपली जो अभी तक मैंने समझाया है कि अपनी बॉडी के साथ कुछ ऐसे चेंजेस करना जिससे एज रिवर्सल भी पॉसिबल है। तो मेडिकल साइंस इस चीज को किस तरह से देखता है? ये तो देखिए इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। एज रिवर्सल ट्रीटमेंट्स एक्चुअली आपको डर्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अच्छे से बता पाएंगे, बट फिर भी मैं अपना जो है नॉलेज शेयर करूंगा आपसे कि एज रिवर्सल जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो काफी आगे बढ़ चले हैं अभी। जैसे कि आप ग्लूटाथायोन इन्फ्यूजन को सुन रहे होंगे, जैसे कि आप इवन मेटफॉर्मिन भी कुछ लोग मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लेमैन मेरी ये बात को सुन के उसको कंज्यूम करना चालू कर दे। क्यों, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? ऑफ कोर्स हर चीज का साइड इफेक्ट है। देखिए एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन किस फैक्ट पे चलती है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ठीक है, कि अगर आपका बेनिफिट रिस्क से बड़ा है तो वहां पे रैशनल है कि आप वो डिसीजन लेंगे। तो साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते ही हैं, बट अगर बेनिफिट उससे बड़ा है तो वहां पे तो फायदा होगा। मतलब अगर आप बिजनेस माइंड से भी देखेंगे तो वो ट्रीटमेंट वहां पे लागू होगा। बट आप पूरे स्वस्थ हैं, आप खुद से सेटिस्फाइड हैं, तो आप को नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप मेटफॉर्मिन भी लीजिए और ये सब एज रिवर्सल चीजें करिए।
ओके, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था बायो हैकिंग, मेडिकल साइंस का क्या नजरिया है इस चीज को, ये चीज पॉसिबल है? ये इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें रिसर्च जारी है और ये फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन प्रूवन नहीं है अभी कहीं भी। देखिए प्रूवन एक शब्द जो ऐसा है ना कि जिसपे कंफर्मेशन की स्टैंप लग चुकी है, और ये जो साइंस है इस पे कभी भी ऐसी स्टैंप नहीं लगती है कि जैसा आपने देखा ना कोविशील्ड के भी साइड इफेक्ट निकले। तो कोई भी चीज जैसे हर ड्रग का एक फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल में, तो फेज 4 जिसको कहते हैं, मतलब पोस्ट मार्केटिंग फेज। तो दवाई जब मार्केट में है तो पैरासिटामोल की आज तक चल रही है, वो मार्केट में तो 50 साल से है। तो इसमें ऑफ कोर्स स्कोप है और ये भविष्य है आज का, ये बायो हैकिंग जो है ये भविष्य है। सो आप डॉक्टर होने के साथ साथ एक ऑथर भी हैं जी, पर ज्यादातर आपकी बुक्स में जो चीजें होती हैं वो फिलोसफिकली होती हैं, बहुत सारी चीजें। राइट। सो आपके अकॉर्डिंग फिलोसफी है क्या? देखिए फिलॉसफी को आप अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं जिन्होंने इसको डिस्क्राइब करा है। मैं कहता हूं कि जो जीवन का नजरिया है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन तो एक ही है, जैसे हम उसको परसीव करते हैं अपनी सेंसेस से, वही फिलॉसफी है। आप उसकी कितनी गहराइयों को छू पाते हैं वो फिलॉसफी है। तो मैंने किताबें लिखी हैं फिलॉसफी पे, और मेरी पहली जो बुक है द काइमेरा वो 2018 की बेस्ट सेलर रही और नोशन प्रेस कॉन्टेस्ट में वो विनर भी रही। तो वो जनरली कैसे आप लाइफ को देखते हैं, मतलब लाइफ एक जैसी दिखती वैसी होती नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, दिखती सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो काइमेरा का मतलब है वो इल्यूजन है, अगर आप देखें। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि लाइफ बहुत सिंपल है, बस हम उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। राइट। तो फिलॉसफी ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है कि कॉम्प्लेक्सिटीज को आप एक्नॉलेज कर लें, लेकिन उसको आप जानेंगे तभी आप उसको सिंपली लेंगे कि क्या चीज सही है क्या गलत है। आप मतलब कुछ जाने ही ना, उस फेज पे पहुंचे ही ना, तो एक पशु समान की फिलॉसफी रह जाएगी कि मतलब आज मान ले आप एक गाय जा रही है सड़क पे, उसको कोई चीज का कुछ नहीं पता, तो क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से? क्या वो मीनिंगफुल लाइफ है? तो जो आप बात कर रहे हैं कि मिनिमलिज्म में एंजॉय करना, कि लाइफ बहुत सिंपली जीना, वो तभी पॉसिबल है जब आप पूरे फिलॉसफी के समंदर को पार कर लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज के समंदर को समझ के, और उसको जब आप उसके साथ पीस पे आ जाते हैं, तब आप इंसान के सर्वोत्तम पीस पे पहुंचते हैं। आपने कभी ओशो को सुना है? हाँ, मैंने कई बार उनको सुना है। बट आपका क्या मानना है उनकी फिलॉसफी को लेकर? देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं वो हर चीज को लेकर। मैं उनको फिलॉसफी से ज्यादा ओरेटर कहूंगा, कि एक चीज को बताने के कई तरीके होते हैं, मतलब कि अगर उनको कोई, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी ओरेटर होते हैं अच्छे, कि उनको ये पता है कि उनका टारगेट क्या है, वो कोई भी चीज को घुमा के अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं, तो उसको ओरेटरी कहते हैं। कि लीडरशिप क्वालिटीज या लोगों को कंट्रोल करने की लीडरशिप तो वो ओरेटर ज्यादा मैं कहूंगा फिलॉसफी से। वो उन्होंने फिलॉसफी को यूज किया अपने आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बनाने के लिए। तो उनमें मोरल गलतियां तो रही कि अमेरिका में डिटेल में आप देखेंगे तो काफी राज्य उनसे परेशान थे, तो लेकिन वो सक्सेसफुल थे। इंडिया में भी काफी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ, केसेस हुए थे। तो सभी जो बाबा हैं उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। खैर ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स तो हैं ही हैं, बट हाँ वो ओरेटर ज्यादा थे फिलोसोफर से। तो ओरेटर्स, आपने एग्जांपल दिया पॉलिटिशियंस का, ऐसी कौन सी क्वालिटीज पॉलिटिशियंस में होती हैं कि वो लोगों को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं कि वो इतना हैवी इम्पैक्ट लोगों पे डाल देते हैं जिससे लोग इवन रॉयट्स का पार्ट बन जाते हैं अपने फेवरेट नेता को लेकर? देखिए आजकल, जैसे हमने शुरुआत इस पॉडकास्ट की करी थी कि एग्जाम से टैलेंट का पता चलता है क्या, नीट यूजी से कितना कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन जाता है या ये सब। तो हम क्या है कि आजकल एग्जाम्स में फंसे हुए लोग हैं, हम मेमोरी को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं इन कंपैरिजन टू इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के कई पैमाने हैं, उसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। कुछ लोगों का कहना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ होती नहीं है, कि वो रिसर्च नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। बट आई थिंक कि फ्यूचर में ऐसा इसको कंफर्म किया जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अगर हम किसी सिचुएशन में हैं
तो हमारा अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, प्लस हम सामने वाले के इमोशंस समझ पा रहे हैं। ये तो इम्पैथी की बात कर दी आपने कि आप दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे हैं। ओके। बट इंटेलिजेंस वही बात है कि एक ऐसा आप स्फीयर इमेजिन करिए, बड़ा स्फीयर, जिसको आपको बोला जाए कि आप इसकी एक वेक्टर ड्रॉ करिए, तो उसका वेक्टर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्फीयर है, राइट। तो उसको अगर आप टारगेट करना चाहें थॉट से, एक थॉट स्फीयर को, तो आपको 360 डिग्री उसको टारगेट करना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा, राइट। तो उतने ही एस्पेक्ट हैं इंटेलिजेंस के भी, तो इसको आप बहुत जल्दी परिभाषित नहीं कर पाएंगे। बट एक इंडिया में जो है कि ये रटने के विषय को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है रेदर देन इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो अपना जो सर्वोत्तम एग्जाम है वो यूपीएससी का है, जिसमें आईएएस ऑफिसर बना जा सकता है, राइट। तो उनको हम सबसे इंटेलिजेंट मानते हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट सबसे छोटे पॉलिटिशियन के जस्ट नीचे क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के पास ऐसी क्वालिटीज होती हैं, होनी जरूरी है, कंट्रोल कर पाए। पर लोगों में क्या कर दिया गया है कि लोगों को ऐसा बताया गया है कि ये तो अनपढ़ होते हैं, इनको तो एजुकेशन नहीं होती। अच्छा, अनपढ़ है तो भी वो एक साथ करोड़ों लोगों को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? ऐसी क्या उसमें क्वालिटी है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को कंट्रोल नहीं, इंस्पायर कर पा रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उनको एक डायरेक्शन में लीड कर पा रहा है। मैं खराब पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा, अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन है तो वो अपनी जनरेशन को किस हद तक एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है इनटू डेवलपमेंट। तो मैं कहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेटिक जेलेसी है, जो आईएएस ऑफिसर जो जेलेसी करते हैं मतलब पॉलिटिशियन से। मेरा मानना है कि जो अनएजुकेटेड का टैग पॉलिटिशियंस पे लगा है, वो मिनिमल एजुकेशन तो होनी चाहिए, बट वो गिफ्टेड तो है ही है, मतलब वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो कहीं ऊपर है उस आईएएस ऑफिसर से जो रट के बना है। एग्जांपल्स आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के? देखिए, संयम, आप अननेसेसरली प्रोवोक नहीं हो पा रहे, कि आपको कोई प्रोवोक नहीं कर सकता, आपका कंट्रोल है खुद पे, ये गिफ्टेड चीज है एक। और एक कंट्रोल्ड एग्रेशन। देखिए, गुस्सा सभी को आता है, कोई भी इससे छोटा नहीं है। तो गुस्सा कब आना चाहिए? जब आपका उसमें बेनिफिट हो, क्योंकि उससे वैल्यूएबल कोई इमोशन नहीं है। कि आप अगर अग्रेशन ऑन डिमांड ला सके, कि जहां आपको डर लग रहा है वहां आप अग्रेशन ले आए, ला सकते नहीं ला सकते, क्योंकि डर लग रहा है वहां। तो पॉलिटिशियन ऐसा कर सकता है क्योंकि वो गिफ्टेड है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो जहां जिस इमोशन की डिमांड है वहां उसको समन कर सकता है। तो इसके लिए आपको या तो गिफ्टेड होना पड़ेगा या पुराने जमाने का तपोमुनि होना पड़ेगा। चाणक्य भी कुछ ऐसा ही बोलते थे कि रणनीति का जो मेन नियम है वो यही है कि आपको अटैक करना है, लेकिन सही टाइम पे। अगर वो अटैक पहले होगा तो भी सामने वाला, इसमें संयम भी है, इसमें अग्रेशन भी है। तो अग्रेशन को लोग आजकल बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए उसने गुस्सा कर दिया। बट अगर आप के पास पूरा अपने माइंड का कंट्रोल है तो आप उसको अपने बेनिफिट में भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत वैल्यूएबल इमोशन है। जैसे खुशी बहुत वैल्यूएबल इमोशन है, वैसे ही सैडनेस भी बहुत वैल्यूएबल है। सारे हमारे जो इमोशन है, सैडनेस किस तरह से वैल्यूएबल हुआ? वो आपको एक रियलिटी चेक देती है कि आप कहाँ पर, क्योंकि वो एक जैसे देखिए, आप घड़ी का पेंडुलम देखेंगे तो एक पेंडुलम हैप्पीनेस की तरफ आएगा, तो उसका छोर है कि वो सैडनेस की तरफ तो जाएगा ही, तभी तो हैप्पीनेस को मीनिंग मिलेगा। अगर सैडनेस नहीं है तो पैराडॉक्सिकल हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है? तो हर इमोशन इंपॉर्टेंट है, और वो आपको रियलिटी चेक में भी रखता है कि हर टाइम आप अगर खुश रहेंगे तो आप तो मेनियक ही हो गए। मेनियक की डेफिनेशन ही है कि एक्सेसिव हैप्पीनेस ऑल द टाइम्स। अच्छा, अभी आपने पैराडॉक्सिक हैप्पीनेस की बात की। पैराडॉक्सिक हैप्पीनेस और बाकी कुछ पैराडॉक्स आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि मुझे फिलोसफिकल चीजों में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे शायद आपकी जितनी समझ नहीं है। देखिए, पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही चीज के दो आयाम। तो जैसे डार्क चीज को जो लाइट है वही उसको मीनिंग देती है, वैसे ही हैप्पीनेस को मीनिंग देती है सैडनेस, और वैसे ही एंगर को मीनिंग देती है पीस। तो वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये पैराडॉक्स है और यही सत्य है। हर चीज का एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स इज अल्टीमेट ट्रूथ। जो हम बोलते हैं उसमें हम विश्वास नहीं करते डीप डाउन, वो हम अपनी इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्शन करते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचें, पर रियलिटी उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। तो पैराडॉक्स हर चीज में है। तो पैराडॉक्स के बारे में मैंने द काइमेरा में काफी बात की है।
तो ऑफ कोर्स पूरी बुक को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट, बट कोई रीजन की वजह से ही उसको सो जिस तरह की आपकी बुक्स हैं, आपने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो फिलोसफिकल बहुत ज्यादा है, राइट, सो फिलोसफी मेडिकल से फिलोसफी की तरफ और फिलोसफी से जेंडर स्टडीज की तरफ। हाँ, मेरी एक बुक जेंडर स्टडीज पे है, राइट। ये कैसे आना हुआ? देखिए, इंसान की हॉबीज होती हैं, आप मानेंगे, तो मेरी जो फैमिली है वो हमेशा से इंटेलेक्चुअलिटी को अप्रिशिएट करती रही है। मेरे फादर भी थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन रहे और मेरी ग्रैंड मदर भी पॉलिटिशियन फैमिली से थी, तो इंटेलेक्चुअलिटी काफ़ी एडमायर होती है हमारी फैमिली में। हमें पढ़ने का शौक रहा और मेडिसिन के साथ साथ में मेरा एक ये हॉबी ही थी कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूं। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कोई इंटरव्यू में कि आप बहुत पढ़ते होंगे, लिखते हैं, तो पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मतलब बहुत ही खराब रीडर हूँ बुक्स का। मतलब मैं बहुत नहीं पढ़ पाता हूँ, मतलब मेरे साथ किताब रह जाती है। अगर मैं कोई बुक पढ़ूंगा तो वो मेरे साथ रहेगी बहुत टाइम, दिमाग में रहेगी, मैं वैसा ही सोचने लगूंगा। पर मेरे पास अपने आप में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, उसका कारण है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ। वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, आप बहुत पढ़ते होंगे, तो मैंने जवाब दिया था नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बड़ी किताब पढ़ता हूँ जो भगवान ने सही में बनाई है। मुझे नहीं पता कुरान भगवान ने लिखी है या किसने लिखी है, या बाइबल लिखी है भगवान ने या गीता लिखी है, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ जो हमारे सामने दिख रहा है ये भगवान ने जरूर लिखी है, जो दुनिया हम देख पा रहे हैं। हाँ। तो जो सेंसेस से हम प्रिसीव कर पा रहे हैं, हमारा माइंड कितना क्वालिटी पे उसको प्रिसीव कर रहा है और क्या थॉट प्रोड्यूस कर रहा है। आपने वो तो सुना ही होगा, जो भी आज तक कहा गया है वो या लिखा गया है किताब में, वो पहले ही कहा जा चुका है, कुछ भी नया नहीं लिखा जा रहा है। हाँ। जो भी रिसर्च हुई वो पहले भी हो चुकी है, ये सिर्फ एक मॉडर्न उसका इनोवेशन कह लें आप। मतलब आप बताएं, इलेक्ट्रिसिटी को हमने खोजा क्या? पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा सकती थी क्या? पानी हमने अमेज़न रिवर खोजी, तो अमेज़न रिवर तो वही थी। तो चीजें हमेशा वही रही हैं। जैसे ग्रेविटी को लेकर भी राइट, ग्रेविटी तो थी ना, पहले से ही थी ना, तो हमने उसको लेबल कर दिया और टैग दिया, नाम दिया और उसको प्रूव कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। राइट, कॉन्सेप्ट, हाँ, हमने रिसर्च किया उस पर, बट हमेशा जो भी वाइज चीज कही गई है आज, वो पहले भी कही जा चुकी है। तो आप कितना सेंसेस से चीजों को प्रिसीव करते हैं, उससे आप बेहतर फिलोसोफर बन सकते हैं, ना कि ज्यादा किताबें पढ़ के। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट कुछ लोग इसमें बिलीव भी कर सकते हैं। तो अगेन आपकी बुक पे आते हैं जी। तो एक बुक में आपने जेंडर स्टडीज की बात की है, आपको क्या लगा कि ये बुक लिखने की जरूरत क्यों है, सोसाइटी को क्यों पता होना चाहिए? देखिए, मेरी जो सेकंड बुक है उसका नाम है फेमिनाटो। ये कोई शब्द नहीं है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, जिसका दो शब्द क्या है? फेमिनिज्म प्लस मिगटाओ। मिगटाओ मतलब? हाँ, फेमिनिज्म तो आपको पता ही है, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट और स्त्रीवाद के ऊपर वो उसका बेस है। फेमिनिज्म वुमेन एम्पावरमेंट है या स्त्रीवाद जो शब्द है, इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे, एक अगर हम किसी भी शब्द की बात करें, जैसे माओवाद हुआ, तो जो माओ की विचारधारा थी उसको लेके जाना, या फिर ये जो शब्द है वाद, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्त्रीवाद का लिटरल मीनिंग ये हो सकता है कि औरतों की ही जो सोच है उसको सब पे इम्प्लीमेंट किया जाए। राइट, ये फेमिनिज्म का असल मीनिंग है आपके हिसाब से? देखिए, यही है मीनिंग। तो जो मिगटाओ है वो मैं पहले उसको फ्रेज कर देता हूँ जरा, उस दो जो शब्द हैं। मिगटाओ का मतलब है मैन गोइंग देयर ओन वेज। अभी स्त्रीवाद की बात कर लें तो, कि पहले तो ये फेमिनिज्म जो है ये नीड ऑफ द आवर था, औरतों का शोषण हो रहा था, सही बात है, और वो नहीं होना चाहिए। उस पर नियम कानून भी बनाए जाने चाहिए थे और बनाए भी गए, और आगे भी बनाए जाने चाहिए। उनकी सेफ्टी को लेके भी हमें बहुत काम करने की अभी भी जरूरत है। उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे भी हमें काम करने की जरूरत है। बट उसका एक और भी पहलू है, जैसा कि हमें पता है कि इंसान बुरा या अच्छा होता है, कोई धर्म, जाति या जेंडर, समुदाय का इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है। तो ऐसी भी औरतें हैं जो जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, जो
क्रिमिनल माइंडसेट Activities के में। होते हैं। हाँ, इंसान बुरा होता है, जेंडर बुरा नहीं होता। हम्म। तो ऐसे मेल भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे मेल भी हैं जो बहुत ही बुरे हैं। तो सभी लोग बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म को किसी रिप्रेजेंटेटिव की आज के दिन में जरूरत नहीं है। उसके ऊपर इनफ लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे समाज का ध्यान है, पूरी दुनिया का ध्यान है। बट उस वजह से जो मेल, कुछ चुनिंदा मेल जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, जो जिनके अगेंस्ट लॉज, देखिए लॉज तो हम सभी को पता है कि वो न्यूट्रल नहीं है आज के दिन। जेंडर न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो बायस्ड हैं टुवर्ड्स वुमेन और जिनकी जरूरत थी इसलिए बायस्ड है। अभी रिसेंटली एक केस मैंने देखा था जहां पर जो हस्बैंड थे उनके, वो वर्किंग नहीं थे सिंस 12 इयर्स Right. और उनका डाइवोर्स हुआ। तो हस्बैंड ने जो मांग की कि अभी मेरी इतनी एज हो गई है, मैं वापस से करियर अपना रिस्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, जबकि मेरी वाइफ काम कर रही है, राइट तो मुझे इनसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। राइट। लेकिन कोर्ट ने इस चीज को डिनाई कर दिया। हाँ वही, क्योंकि हम इस ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लड़का है तो गलत ही होगा वाली मानसिकता चलती है। तो इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि इस किताब को लिखा जाना चाहिए कि जहाँ पे मेन के ऊपर जो लीगल ऑपरेशन हो रहा है आज के जमाने में, उसके ऊपर भी प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए इवेंचुअली हमें फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है, हमें ह्यूमनिज्म की जरूरत है कि हम इंसान को इंसान समझें। सम्मान सिर्फ औरत है इसलिए ना हो, इंसान है इसलिए हो। आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जेंडर्स, मेल और फीमेल, कभी सोसाइटी में इक्वली रह सकते हैं, इनको इक्वल समझा जा सकता है? ये जो शब्द है ना, ये इक्वल, यही जैसा मैंने बोला ना, एलोपैथी एक शब्द डिरोगेटरी है। हाँ, ये इक्वल शब्द भी डिरोगेटरी है। ओके। मैं कहूंगा हार्मनी। क्या ये दोनों हार्मनी में आ सकते हैं? जी हाँ, आ सकते हैं। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? नहीं इक्वल। इक्वल कैसे हो सकते हैं? इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी कुछ भी नहीं है। किसी के लिए कुछ इक्वल है, किसी के लिए कुछ इक्वल है। अगर आप इक्विटी की बात करें तो हार्मनी की बात करेंगे। इक्विटी में भी आज के जो लॉ हैं वो वुमेन की तरफ बायस्ड हैं, तो उनकी जो सुपीरियोरिटी है उसको इक्विटी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो अच्छी फीमेल है उनको भी आगे आना चाहिए, जो मेल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली जो बुरी फीमेल है वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं सभी औरतों का, तो ब्रांड जो है औरतों का वो ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हाँ, अभी सूडो फेमिनिज्म इतना ज्यादा फैल रहा है कि अगर आप बेसिक सी चीज देखें, मतलब ऐसा लोग समझ रहे हैं कि दोनों जेंडर्स आपस में compete कर रहे हैं, जबकि साथ चलने की कहीं बात ही नहीं हो रही है। और अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फिजिकली अगर एक आदमी है एक औरत के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं देखा गया है जो नेचर ने बनाया है कि औरतें ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जब हम इस चीज का कंपैरिजन करते हैं कि भाई फिजिकल स्ट्रेंथ में वो लोग आपस में कहीं से भी कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो आपने बात की उस चीज का क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जो फेमिनिस्ट अभी मूवमेंट चल रहे हैं वहां पे इन्हीं सब चीजों को लेकर बात होती है कि औरत उनसे बेहतर है, या औरत उनसे बेहतर है हर चीज में, या फिर सोसाइटी में अगर सोसाइटी में कुछ काम बने हैं। ये देखिए जो समाज में जो ये कॉर्पोरेट एमएनसी जैसा माहौल चल रहा है ना, हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। इससे जैसा माहौल किस तरह से, मतलब जो टॉक्सिसिटी जो आपस में चल रही है इनकी कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनको को एग्जिस्ट करना है सिंपली एट पीस। और अगर ये हमेशा वॉर में रहेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनको भड़काया जा रहा है फेमिनिज्म और मिगटाओ दोनों के द्वारा, और एक करप्शन। मिगटाओ, इस शब्द को थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। देखिए मिगटाओ का मानना है कि शादी में, आजकल मॉडर्न शादी में, मैरिज में मेल के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये वर्ड इंग्लिश से आया? Yeah, this is just a long form of a elaboration कि men going their own ways if you okay मिगटाओ। तो उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि मॉडर्न मैरिज में मेल के लिए उस मैरिज में कुछ भी नहीं है। कि देखें आप आज भी अगर इंडिया में रिलेशन ढूंढेंगे, कनेक्शन ढूंढेंगे मैरिज के लिए, आजकल तो अरेंज मैरिजेस ही होती हैं, तो वहाँ पे सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आज के ज़माने में बता रहा हूँ मैं,
वो मेल के ऊपर ही है कि क्या वो सिक्योर है, क्या वो अच्छा कमाता है, क्या वो प्रॉपर्टी है, क्या वो, हाँ, क्या वो शांत है, क्या उसका बिहेवियर अच्छा है, क्या वो केयरिंग है, क्या वो लविंग है, क्या हमने, और उसको रियल मैन के अम्ब्रेला के अंदर डिफाइन किया गया है। तो रियल वुमेन की क्या डेफिनेशन है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो खुद का करती है, क्या वो मतलब जिससे वो सेल्फिश, एक सेल्फिश वुमेन को रियल वुमेन बताया गया है और एक सेल्फलेस मैन को रियल मैन बताया गया है। तो ऐसा कंपैरिजन जो है इसमें मिक्ताव का मानना है कि मेन के लिए कुछ भी नहीं है इस मैरिज कॉन्सेप्ट में, इसलिए वो मैरिजेस से दूर भाग रहे हैं, फैमिली यूनियन से दूर भाग रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों ही फैमिली यूनियन को कमजोर कर रहे हैं, दोनों आइडियोलॉजीज। मतलब अगर कोई आदमी है और वो अपने ही बारे में सोचता है, वो अपनी कमाई को अपने ऊपर खर्च करता है, तो सोसाइटी उसको सेल्फिश बोल सकती है, राइट। लेकिन अगर सेम चीज एक लड़की करती है तो वो इंडिपेंडेंट उसको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कहा जाता है। आप देखें ना, स्ट्रॉन्ग वुमेन एक शब्द है, स्ट्रॉन्ग वुमेन और स्ट्रॉन्ग मैन में दोनों में फर्क है। स्ट्रॉन्ग मैन जो औरत के लिए जिएगा, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो खुद के लिए जिएगी, या जिसके मूड स्विंग होंगे, या जो इरिटेटेड रहेगी, जो क्रैंकी रहेगी, जो गुस्सा करेगी। तो ऐसी अगर स्ट्रॉन्ग वुमेन की ये डेफिनेशन है, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन किसको चाहिए? और अगर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन में एग्रेशन है तो उस चीज को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर एक रियल मैन में एग्रेशन है तो उस चीज को बुरा माना जाता है। अग्रेशन तो देखिए, अगर गलत जगह पे गलत समय पे किसी को हार्म करने के लिए है तो वो दोनों का ही गलत है। बट मेरा क्या कहना है कि ये जेंडर के जो बेसिस हैं, ये मैनिपुलेशन है, ये मेन को काफी वीक करती जा रही है, उनके राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट है ये। तो इसलिए मेरा मानना है कि उनको भी राइट्स की उतनी ही जरूरत है जितनी वुमेन को है, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत क्राइम हो रहे हैं। तो अगर हमें इक्वल समाज बनाना है, इक्वल छोड़े, अगर हम हार्मोनियस समाज बनाना है, तो हमें दोनों को बराबर देखना पड़ेगा और दोनों को हमें राइट्स देने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है जो सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस आए हैं, ये अभी डेवलप हुए हैं या पहले से ही थे? ये फेमिनिज्म के बारे में जो चेंजेस आ रहे हैं, देखिए ये पहले हमें इसकी बहुत जरूरत थी, और ये जो चेंजेस हैं ये रीसेंट हैं, ये रीसेंट प्रोग्रेशन है ये लास्ट डेकेड की। कि आप देखते ही होंगे कि जुडिशरी में काफ़ी सारे केसेस ऐसे चलते हैं जिसमें बायस्ड होके एक तरफा डिसीजन दिया जाता है मेल के खिलाफ। तो उसमें हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, और एक पैरामीटर बनाने की ज़रूरत है कि रियल मैन की डेफिनेशन क्या। अगर रियल वुमेन की डेफिनेशन सिर्फ एग्जिस्ट करना है, तो रियल मैन की डेफिनेशन भी सिर्फ एग्जिस्ट करना होनी चाहिए। उसमें हजार तरह के पैरामीटर क्यों, कि एक रियल मैन ऐसा भी है भाई, वो उसको भी रिस्पेक्ट करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, प्रोवाइड भी करेगा, काम भी करेगा। तो 10,000 तरह के पैरामीटर्स उसको सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं लगाने चाहिए, उसकी भी जस्ट एग्जिस्ट करने के लिए, इंसान होने के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि हम उनको अब कोई राइट नहीं दे रहे हैं तो हम इस पे बात भी नहीं करते, और बात कौन करेगा? जो भी बात करेगा उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा, मुझे भी मिल सकता है, बट स्टिल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हम इसमें बात ना करें। जितना इंपॉर्टेंट फेमिनिज्म है उतना इंपॉर्टेंट ह्यूमनिज्म भी होना चाहिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि असल फेमिनिज्म लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है। देखिए, लोगों को अगर असल फेमिनिज्म कुछ है भी तो लोगों को नहीं पता है, तो लोगों को नहीं पता है तो असल फेमिनिज्म है भी नहीं। तो जो लोगों को पता है वही तो है। अभी कोई बुक में कुछ चीज एग्जिस्ट करती है पर लोग उसको कुछ और मानते, तो कुछ और ही है उनके थॉट में। ओके, सो फेमिनिज्म के अलावा लास्ट 100-200 सालों में क्या चेंजेस आए हैं लोगों के माइंडसेट में? आपका मतलब है कि क्या हम इंप्रूव हुए हैं ऐसा? लोगों के माइंडसेट में जो हमारा सोचने का तरीका था उसमें, और अभी जो हमारा पिछले 100-200-300 साल छोड़ दें, तो क्या डिफरेंसेस आए हैं हमारे सोचने के तरीके में? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ना हाइब्रिड पॉलिटिकल आंसर दूंगा आपको। ओके, है ना, उसमें किसी को फेवर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश करूंगा ना हो ऐसा। आप अपनी फेवरेट पार्टी को करेंगे फेवर? नहीं, मेरी कोई फेवरेट पार्टी नहीं है, पहली बात। हाँ, पर एक चीज है कि अंडर बीजेपी रूल हमने काफी डेवलपमेंट देखा है लास्ट कुछ डेकेड्स में। हाँ, बीजेपी में बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी कोई फेवरेट पार्टी नहीं है। मैं टोल टैक्स को आज भी मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, कि अगर इंसान रोड टैक्स भर रहा है, अगर इनकम टैक्स भर रहा है,
अपनी हर तरह का टैक्स भर रहा है, तो उसको सड़क पे चलने की आज़ादी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उसको ये बिल्कुल इलीगल है, पर एक आज़ादी की भावना होनी चाहिए कि अगर मान लो मैं घर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो बीच में अगर एक टोल टैक्स का काउंटर है, अगर मेरे पास पैसा नहीं तो क्या मैं नहीं जा सकता? तो आज़ादी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन ऐसा होता है ना कैपिटलिज्म के, अगर आप तरीके से सोचेंगे कि जिस चीज को, जिस रोड को बनाने में हमारा बहुत सारा पैसा लगा है, उसका रिटर्न भी कहीं से आना चाहिए। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स के बदले हमें क्या मिले? हमें एजुकेशन तो मिले, हमें रोड तो मिले, हमें हेल्थ केयर तो मिले। ये तो बेयर मिनिमम हुआ ना। हम ऐसा तो नहीं मांग रहे ना कि हमें हर महीने 1 लाख रुपए वापस कर दो आप 10,000 के बदले, ऐसा तो नहीं कहा। हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ जो बेयर मिनिमम चीजें हैं टैक्स की, वो हमें मिलनी चाहिए, और वो जो कि वो नहीं मिल रही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे रोड्स बना दिए गए हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे बना दिए गए हैं, बट ये टैक्स के अंडर आना चाहिए। और टोल टैक्स एक उसकी आज़ादी का हनन है। और आपने कहा कि ये हम डेवलप हुए कि नहीं डेवलप हुए लास्ट 100 साल में, तो मैं कहूँगा हम तो पीछे ही गए हैं थोड़ा सा। क्या ऐसा रीजन है जो इंडिया की डेवलपमेंट को रोक रहा है अभी? इंडिया की डेवलपमेंट को अगर बात करें तो रोक रहा है, सबसे बड़ा जो इसका पहलू है वो है कास्टिज्म मेंटेलिटी। हम इससे कभी ऊपर उठ ही नहीं पाए। और कास्टिज्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कास्टिज्म ब्राह्मणों ने किया, ऐसा नहीं। आज के जो जमाने में जो कास्टिज्म हो रहा है, वो सभी अपने आप को जो अलग समझ रहे हैं। हाँ, वो ऐसी जातियां कर रही हैं जो हम नाम लेंगे तो भी एक विवाद बन सकता है। आज की जो जातिवाद करने वाली जो जातियां हैं, वो है जाट, वो है गुर्जर, वो है सिख, वो है यादव, SC ST भी कुछ हद तक, बट हम इसको सुनना नहीं चाहते। कास्टिज्म क्या है? कास्टिज्म वो है जो अपने कास्ट का गाना बना के उसको एंजॉय कर रहे हैं, कि अगर कोई गाने में जाट शब्द का मतलब ग्लोरिफिकेशन किया गया, उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के उपयोग किया गया है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तो मैं किसी से स्ट्रांग हूं। मैं उन गानों को जो बनाया भी जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्राइम और गैंग और ये सब चीजें, गैंग वो दिखाया जाता है। तो सिख का भी ऐसा ही है, हाँ। यादव गुर्जर में भी बना दिया है, हर जगह पे। वो जब लोग सुनते हैं तो उनके दिमाग में यही इमेज क्रिएट होती है, और लोग भी मतलब माँ बाप भी अपने बच्चे में ये इमेज डालते हैं कि हमारी कास्ट सुपीरियर है। तो मान सकते हैं 1000 साल पहले ब्राह्मण कास्टिज्म करता होगा, मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो लेकिन मेरा ये मानना है कि कास्टिज्म नहीं हुआ है, ये अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए किया है। कि पहले क्या होता था कि हमने कर्म से विभाजित किया हुआ था चीजों को, कि अगर कोई मिट्टी का काम करता है तो उसको हम कुंभकार बुला लेंगे, अगर कोई काठ का काम करता है तो उसको हम उस कैटेगरी में डाल देंगे, अगर कोई शिक्षा प्रदान कर रहा है तो वो पंडित का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है PhD। कोई भी इंसान ST SC कोई भी पंडित अपने आप के आगे लगा सकता है, ये कोई ब्राह्मण को कोई स्पेसिफिक राइट नहीं है पहले। बट जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत इजीली इनको तोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने कास्ट को सेपरेट करने का एक वेपन बनाया कि इन्होंने तुमको लीड किया है, ये ब्राह्मणों ने तुमको लीड किया है, तुमको ऑपरेशन की तरफ धकेला है, तुमसे ये काम करवाया गया है। उनके मन में नफरत का बीज बोया गया, जिसका जो फल है वो रिजर्वेशन के रूप में है। रिजर्वेशन होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि ऑपरेशन तो कुछ भी कह के हुआ ही है, क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था काफी समय तक। तो रिजर्वेशन उनका अधिकार है। और साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो असल में पिछड़ा वर्ग है, कुछ बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो जनरल कैटेगरी में है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज गलत है? देखिए, रिजर्वेशन जो है एक सेंसिटिव पहलू बन चुका है हमारे देश का, कि हम रिजर्वेशन पे ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। अगर बात करेंगे तो तुरंत दूसरी समुदाय को ऐसा लगता है कि हम उनकी रिजर्वेशन उनसे छीन लेना चाहते हैं, बिना उस चीज को सोचे। आज बात करें तो, अगर ऐसा बात करें तो मेरा मानना है कि SC ST में ही मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, जो एक ही परिवार में 10-10 सरकारी नौकरियां हैं, और जो सरकारी नौकरी को ऐसा समझते हैं जैसा हम कॉल सेंटर को समझते हैं कि मतलब जाओ और नौकरी पा जाओ। लेकिन ऐसे SC ST परिवार भी हैं जिनके यहाँ एक भी नौकरी नहीं। तो हमें रिजर्वेशन को भी थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि हाँ, किस SC ST परिवार के पास आज नौकरी की जरूरत ज्यादा है।
इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर। जी। और ऐसे SC ST परिवार जिनके पास बहुतायत में नौकरियां हैं, उनको उस रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि वो डेवलप हो चुके हैं। इसी तरीके से ही हम रिजर्वेशन से बाहर निकल पाएंगे, ना कि आपस में लड़ झगड़ के कि ब्राह्मण कह रहा है कि इनको जरूरत नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है, ऐसे कह के हम कभी भी रिजर्वेशन से बाहर अभी पिछले 10, 15, 20 साल में जो इलेक्शंस का माहौल देखते हैं या फिर हम पॉलिटिक्स का माहौल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब देखो यूपी में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक है, तो वो समझते हैं कि हमारा लीडर वो है जो हमारी कास्ट से आता है। वहीं आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे ओबीसी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो लोग समझते हैं कि हमारा लीडर वो है जो हमारी कास्ट से आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक सही लीडर चुनने में एक अड़चन पैदा करती है। देखिए, बात तो यह है कि ये जो जितनी भी बातें हैं, ये गुलाम कौम की बातें हैं। ऐसा गुलाम कौमें सोचा करती हैं कि हम 4 लोग एक समुदाय के, वो 4 लोग एक समुदाय के, वो 4 लोग एक समुदाय के। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बड़ा कम्युनल ग्रुप है वो कमजोर हो जाता है, और इसी वजह से हम मुगलों के शिकार हुए, इसी वजह से हम अंग्रेजों के शिकार हुए, और इसी वजह से हम राहुल गांधी के भी शिकार होंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच में ही एक गुलामी की प्रवृत्ति है कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी जातिवादी बातों को निकाल दें, अगर जाट अपने अंदर से इस भावना को निकाल दे कि हम सबसे बेहतर हैं, और ये ले आए कि नहीं, हम समानांतर हैं दूसरे हिंदुओं के, और अगर सिख ऐसा कर ले, अगर यादव ऐसा कर ले, तो हम कितना एक मजबूत रिलीजन बन सकते हैं। और रिलीजन कुछ भी नहीं है, रिलीजन कोई धर्म नहीं है, रिलीजन तो एंशिएंट पॉलिटिक्स है। आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिलीजन बनना जरूरी है अभी हमारे लिए? देखिए, एंशिएंट पॉलिटिक्स में कह रहा हूं कि पुराने समय में राजनीति का ये एक तरीका था। धर्म क्या है? एक किताब में करोड़ों लोगों को बांध दिया है, उसके नियम कानून है, उसका एक कल्चर बना दिया गया है कि हम कुछ रीति रिवाज फॉलो करते हैं, और हमारी सेम सोच विचार है, हम शादी ब्याह एक तरीके से करते हैं। तो ये एक
नेशनल फिगर्स हैं कि जब यहाँ पर इंडिया में मुगलों का राज रहा, जब अंग्रेज रहे, तभी भी धर्म तो था। तो अभी जब डेमोक्रेसी है तो क्यों लोगों को लगता है कि धर्म ही खतरे में है? धर्म खतरे में नहीं है। पिछले 10-15 साल से इसी तरह की बातें होती हैं पॉलिटिकल लीडर्स की साइड से। देखिए, धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन जो दूसरे धर्मों ने जितना फास्ट ग्रो किया, हाँ, क्या हमने किया? देखिए, मैं सही बताऊं तो मैं खुद जो है वो बहुत धार्मिक नहीं हूं। मैं बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाता हूं अपने धार्मिक बिलीफ्स पे, या कह लें कि एथिज्म की तरफ मैं जा सकता हूं, मतलब ऐसा कहा जा सकता हूं। हाँ, मतलब कि मुझे ये तो लगता है कि कोई ऐसी शक्ति हमारे दुनिया में है जिसकी वजह से हम बने हैं। पर फिर भी मैं प्रो धर्म की बातें आपको बताई, उसके पीछे रीजन यही है कि ये धर्म भगवान से नहीं जुड़ा है, ये राजनीति से जुड़ा है हमेशा से। अगर आप अपने तरह के कम्युनिटी के लोगों को लीड करते देखना चाहते हैं तो आप राजनीतिक रूप से भी इसको सपोर्ट करेंगे, धार्मिक को छोड़िए। तो ये एंशिएंट पॉलिटिक्स है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस ही ना बचे, आप ये चाहते हैं 500 साल बाद आपके बच्चों को यही ना पता हो कि वो क्या है, क्या वो मुस्लिम है, क्या वो क्रिश्चियन है, क्या वो कुछ भी नहीं है। तो इंडियन मुस्लिम्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले वो, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में जितने भी 99% जो मुस्लिम्स हैं, या शायद 100% वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। तो अभी उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पहले, अगर अब 300-400 साल पहले अपना देखेंगे कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, तो वो कहीं ना कहीं हिंदूज ही निकल के आते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि सेम चीज़ आने वाली जनरेशन के साथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो धर्मांतरण होगा या मुस्लिम हम पे अत्याचार करेंगे, पर कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपने दे दिया ना, वो तो उनके ऊपर है कि करेंगे ना करें। अगर आप अपने कम्युनिटी को स्ट्रांग रखते हैं तो ऑप्शन हमारे तरफ है, हमारे पास है कि हम उन पे करें कि नहीं करें। ओके। तो अभी मॉडर्न सोसाइटी में क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं? देखिए, हमें लगता है कि आज हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपको अगर हाइपोथेटिकल में बोलूं कि आपको 100 साल पुराने समय में भेज दिया जाए, तो क्या आप हेलीकॉप्टर बना लेंगे? क्या आप एरोप्लेन बना लेंगे? क्या आप E=MC² सॉल्व कर लेंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। क्या आप ड्रग बना लेंगे नया? तो ये मैं मानता हूं कि जो जनरेशन आगे बढ़ती है उसको चलाने वाले कुछ ही लोग हैं जिनको हम जीनियसेस बोलते हैं। जैसे 2-3 कुछ नाम, चलिए छोटा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे धोनी एज ए क्रिकेटर हमारे बीच में आए, उससे पहले हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव जी। MS धोनी ने आके 3 ICC ट्रॉफी जीती, और वो आए भी लेट थे। तो उनको हम कह लेंगे कि एक क्रिकेटिंग जीनियस। जैसे एक कंट्रोवर्शियल फिगर आप अगर नरेंद्र मोदी को कहें कि वो एक जीनियस हैं, कि उन्होंने हमको बहुत फास्ट पेस ग्रोथ करवाई, इकोनॉमिकल ग्रोथ करवाई, बहुत तेज ग्रोथ करवाई, तो हम उनको एक जीनियस कह सकते हैं। अगर आप कह लें कि फोन बनाने वाला, जो मान लो आप स्टीव जॉब्स को कह लें कि पहला आईफोन उन्होंने बनाया डिजिटल डिस्प्ले के साथ, तो अगर वो ना होते तो क्या हम अगले 50 साल में वो बना पाते? मुकेश अंबानी डिजिटल रेवोल्यूशन को लेकर, जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे ही मान लो 100-200 जीनियसेस हर जनरेशन में आते हैं और वो कुछ बदलाव छोड़ के जाते हैं, और वो अगले 100-200 साल तक पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। वो सोच, वो उसको चेंज कर देते हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो वैसे ही हैं जैसे मिडीवल एरा में होते थे। मतलब ये है ही बात, मतलब फनी पैदा तो हुए, अपना काम किया और मर गए। हाँ, तो इससे इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब हम कोई जीनियस को एनकाउंटर करते हैं हमारे समाज में, तो हमारा एज ए सिटीजन ये दायित्व है कि हम उस जीनियस को पावर में रखें, उसको उसका कोर्स लेने दें, उसको वो डेवलपमेंटल कोर्स करने दें। तो आप देख सकते हैं मतलब कि आप किस नेता को चुन रहे हैं, आप किस साइंस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल मैं देखता हूं कि लोग 2-2, 2.5, 3-3 लाख की ड्रेस खरीद रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा तो डिजाइनर के पास जा रहा है, डिजाइनर से क्लोथिंग इंडस्ट्री में जा रहा है, फिर बड़ी बड़ी वैसी इंडस्ट्री फ्लरिश करेंगी, तो अब अपना पैसा भी कहाँ खर्चा कर रहे हैं? आप इनोवेशन में खर्चिए,
आप ऐसी चीजों में खर्चिए जहां से मार्केट को अच्छा मोटिवेशन मिले टू ग्रो इनटू मोर ब्राइटर फ्यूचर।